to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। हालिया वजह तो खरगोन में हुई हिंसा और हिंसा के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई, उस पर उठते सवाल और लगातार आते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के बयान हैं। पर काफ़ी कुछ है जो हाल फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बदला है और दिल्ली तक जिसकी उतनी मुकम्मल दस्तक नहीं हो पाई। इसलिए हमें लगा कि नेता नगरी में विद्वान पत्रकारों को, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को बुला के विस्तार से बात की जाए। बात इस पर की जाए कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर इस दफ़ा स्वयं को उतना सुरक्षित क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कि ये जो शिवराज 2.0 है, जो कभी मामा शिवराज हुआ करते थे, मुस्कुरा के बात करने वाले शिवराज हुआ करते थे, सभी को साथ लेकर चलने की कवायद करने वाले और उग्र हिंदुत्व की राजनीति से दूर रहने वाले शिवराज हुआ करते थे, उनके सुर बदले हुए क्यों हैं? और नरोत्तम मिश्र लगातार बयान देने वाले, सुर्खियों में रहने वाले, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? हाल में गुजरात में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, तो बैठक के बाद जो फैसले लिए गए उसकी जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो यही थी कि मध्य प्रदेश में संगठन मंत्री बदले गए और भगत जी की जगह हितानंद शर्मा को लाया गया। तो इस तरह के बदलाव। फिर नरेंद्र तोमर हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, लगातार अपना पोर्टफोलियो, अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करना चाह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि संघ में उनको दीक्षित मान लिया जाए क्योंकि उनकी फैमिली लेगेसी है। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, बंगाल के मोर्चे पर खेत रहे लेकिन नए सिरे से सक्रिय हो रहे हैं। तो ये भाजपा के कुछ अलग अलग ब्लॉक्स हैं। BD शर्मा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन सब पर बात करेंगे। ये जो मिशन 51 की बात होती है उस पर भी बात करेंगे। बात को शुरू करते हैं। मैं चारों ही मेहमानों से पहली टिप्पणी चाहूँगा कि आप लोग मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, खास तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की पॉलिटिक्स में किस तरह के बदलाव देख रहे हैं। आई विल स्टार्ट विद मनीष दीक्षित जी। सौरभ, अभी पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और जो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लीड कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो, जैसा आपने भी बोला इंट्रो में, कि उनकी जो लिबरल छवि है वो उससे बाहर आ रहे हैं। वो एग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ पिछले साल जब लव जिहाद के बारे में कानून आया। फिर एक और चीज होती थी शिवराज जी के साथ एसोसिएटेड थी कि जब भी कोई जैसे ईद वगैरह आती है तो वो जनरली जो भोपाल में जहां पर नमाज होती है वहां जाते थे। बट ये एक कोइंसिडेंस है या कुछ जो भी हो, पिछले बार नहीं गए। जिस तरह से उनकी बातचीत का लहजा बदला है वो भी एक बड़ा काबिले गौर चीज है। और अभी भी लगातार जो बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है उसको कई क्वार्टर से उसमें उसको लेकर रिसेंटमेंट आ रहा है, या वॉइस ऑफ रिसेंटमेंट हम बोल सकते हैं, वो आ रही है, मगर वो उस पर आगे बढ़े जा रहे हैं। द रीजन भी उनको लगता है कि ये एक पॉपुलिस्ट डिसीजन है और जनता का उनको समर्थन रहेगा इस पूरे ड्राइव जो चला रहे हैं। हालांकि अब थोड़ा सा लगता है कि बैकफुट पे आ रही है सरकार, क्योंकि अभी आज या कल स्टेटमेंट एक आया है सौरभ, जिसमें वो कह रहे हैं कि दंगों में जिनके मकान टूटे हैं वो हम मकान सरकार बना के देगी। अब पॉइंट है कि आपको तोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? कई तो आपने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके मकान तोड़ दिए, उस पर फिर 2 दिन सरकार सफाई देती रही। तो मध्य प्रदेश एक्चुअली एक लिबरल, और जिसको हमेशा बोला जाता था स्टेट पॉलिटिक्स में, राशिद जी यहाँ बैठे हैं, कि पीसफुल स्टेट है एज फॉर पॉलिटिक्स इज कंसर्न। एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं होती है, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि राजनीति उसके बिना चलती नहीं है। बट अब जिस तरह की एग्रेशन आ गया है पॉलिटिक्स में, जिस तरह की एक्शन, मतलब एग्रेशन के साथ एक्शन जो डिलीवर हो रहा है, जो हमको दिख रहा है, और उसमें यह है कि कई चीजें जो है इंजस्टिस भी हो रहा है लोगों के साथ, अब वो हाईलाइट हो रही हैं। एक आप अगर समय देंगे तो एक केवल एक चीज बताऊंगा सौरभ, कि अभी 10 अप्रैल को यहाँ दंगे शुरू हुए हैं बड़वानी में और खरगोन में। उन्होंने दंगों की कार्रवाई के लिए 3 ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो गई जो जेल में बंद है। तो इतनी जल्दबाजी में है सरकार कि वो फैक्ट चेक भी नहीं कर रही कि मिस्टर XYZ तो जेल में बंद है, उनके वो दंगे आके कैसे कर लेंगे बाहर। तो एग्रेशन है, और योगी जी के पैरेलल खड़े होने की कवायद भी मुझे दिखती है इसमें। राहुल नरोना जी। जी,
क्या है शिवराज के इस नए अवतार के पीछे की वजह, और थोड़ा नरोत्तम मिश्र की आक्रामकता को कहां से पुश मिल रहा है ये भी समझना चाहता हूं। क्या नरोत्तम मिश्र स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं? क्योंकि हमारी सियासत की समझ तो यही कहती है कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा दावेदार के रूप में प्रस्तुत करता है उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा कमजोर होती है। जी सौरभ जी, जैसा कि आपने कहा, मैं आपके प्रश्न के आखिरी हिस्से से ही शुरू करूंगा। थोड़ा मुझसे बेयर करिएगा, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ। जी जी। बट शिवराज जी ने जो ये रूप बदला है, जैसा जी मनीष जी बता रहे थे, ये इनके इस चौथी टर्म में ही हम लोगों को देखने को मिला है। ये पहले नहीं था। और वो बहुत ही एक सॉफ्ट सौम्य किस्म के लीडर, और बीजेपी में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर माइनॉरिटीज लीडर माने जाते थे। मुझे याद है कि एक बार जब ये सिमी के 8 लोग जेल से भागे थे और सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, बहुत हल्ला हुआ कि जैसा होता है कि भाई ये मुस्लिम थे इसलिए इन्हें मार दिया गया। तो हमारे शिवराज मामा अगले दिन इज्तिमे के लिए टेंट लगवा रहे थे। तो उस तरह से उन्होंने काफी माइनॉरिटीज में भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बना के रखी है। जहां तक नरोत्तम जी का सवाल है, देखिए शिवराज जी के ऊपर जो प्रेशर है वो इस वजह से भी है कि नरोत्तम जी भी शिवराज जी जैसे ही लीडर थे, कुछ उसी किस्म के। उनको गजलों का शौक है, उन्हें शेरो शायरी का शौक है, बड़ी कलरफुल पर्सनैलिटी है। पर वो भी इस बार जब से आए हैं तो ये गाने पे गुस्सा हो जाते हैं, और देश भर में भी कोई भी मुद्दा उन्हें मिल जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि हिंदू भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वो फौरन उनको मतलब सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, चमका देते हैं, लोग डर भी जाते हैं उनसे। इस किस्म का प्रेशर भी शिवराज जी के ऊपर है कि भाई पार्टी के अंदर से ही ये लीडरशिप सामने इस किस्म से दूसरे लीडर्स आ गए हैं जो उनको एक चैलेंज इस फील्ड में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब थैंकफुली दूसरे जो लीडर्स हैं वो ये सब नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन आगे चल के पूरे देश में ही ऐसा लगता है एक मूड। जब भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में अटल जी और अडवाणी जी थे, तो शिवराज जी, अटल जी और अडवाणी जी का एक मिश्रण बन के आगे चले और बड़े सक्सेसफुल रहे। आज जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उनका एक दूसरा स्टाइल है, और शिवराज जी को लगता है कि वो उसी स्टाइल में ढलते चले जा रहे हैं। अब वेदर वो उसे पुल ऑफ कर पाए या वो कैरी ऑफ कर पाते हैं कि नहीं, वो एक डिबेट का प्रश्न है। क्योंकि जैसे उनकी भाषा चेंज हुई है, गुस्से में बोल देते हैं गाड़ दूंगा और ए माफिया भाग, वो उतना मतलब जेन्युइन भी नहीं लगता उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वो पर्सनालिटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, नरोत्तम जी, नरोत्तम, एक चीज और बोलिए। के बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए, जो पॉलिटिक्स में आया है उसका एम्बिशन तो सबसे ऊपर पहुंचना होता ही है। अब वो उस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो शिवराज जी वहां पर भी एक स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं कि देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तोड़ा ताड़ी का। दूसरे लीडर्स की जो आपने बात कही, तो एक चीज एक मेंशन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चलाने वाले ओरिजिनल बीजेपी लीडर थे वो बाबूलाल गौर थे, और उनके हालांकि वो उनके ऊपर कोई कम्युनल चार्ज नहीं था, पर वो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर और उस किस्म के देखे जाते थे कि कहीं कब्जा किया, अतिक्रमण हुआ तो तोड़ दूंगा। और उनके तो बायोडेटा तक में लिखा हुआ था कि बुलडोजर मंत्री के नाम से जाने जाते थे। तो पहली बार नहीं है मध्य प्रदेश में, बट हाँ, इस कम्युनल वातावरण में इस एक्यूजेशन के साथ कि एक ही समाज के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये पहली बार। राशिद किदवई जी, क्या कहेंगे हालिया घटनाओं पर? किस तरह से पॉलिटिक्स चेंज हो रही है मध्य प्रदेश की? जी सौरभ, जैसा मनीष जी ने और राहुल ने कहा कि वो अब जो चौधरी के चांद का गाना है ना कि मध्य प्रदेश से सरकार नजर आते हैं, तो वो शिवराज जी क्यों बदले जा रहे हैं, इसका तो बहुत सारा विवरण हुआ। दरअसल जो 2018 का चुनाव हुआ उसमें शिवराज जी ने अपनी जो वेलफेयर पॉलिसीज थी उसका बड़ा, उसके ऊपर ही अपना जो उनका मामा का जो रूप था उसको उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था, और वो चुनाव में कुछ ही मतों से पिछड़ गए और कांग्रेस की सरकार आ गई। उससे शिवराज जी का जो मनोबल और आत्मविश्वास या जो उनकी जो अपना उनकी जो शैली के ऊपर विश्वास था वो डगमगा गया। और फिर जो सिंधिया जी का आना और सिंधिया जी जिस रूप में मध्य प्रदेश में आए हैं, उससे शिवराज जी को हमेशा ऐसा लगता है कि वो शेर की सवारी कर रहे हैं और किसी भी समय वो अगर नीचे गिरे तो जो सत्तारूपी शेर है वो उन्हें खा जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो उनकी दावेदारी है उसमें भी शिवराज जी बहुत उस तरह के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन वहां पर एक बड़ी वजह यह है कि देखिए मध्य प्रदेश जो है वो
पिछड़ों के बहुमत का राज्य है, वहाँ आदिवासी राज्य है, तमाम बातें कही जा सकती है। और भाजपा में जो दावेदार है वो सारे के सारे संयोगवश वो अपर कास्ट के हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की हम बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस तरीके से उन्हें राजपूत तो वो नहीं है लेकिन उसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो और भी जो ग्वालियर के जो नेता है या वीटी शर्मा है, वो सारे के सारे जो है वो अपर कास्ट के आते हैं। तो इसलिए शिवराज जी को इतनी असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिवराज जी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। वो अगर आप दिन गिने तो वो भाजपा की राजनीति में सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा दिनों में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं आज की डेट में। उसकी वो ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बाद पे मोदी युग के बाद की जो दावेदारी है वो शिवराज जी की होनी चाहिए, इसलिए वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते। अब उन्हें लगा कि ये बुलडोजर योगी आदित्यनाथ जो ये सब कर रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं कर सकता, और वो जम के कर रहे हैं। उन्हें कोई किसी के लिए कोई वो नहीं है, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी, अंतिम पॉइंट मेरी साइड से, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हवा का रुख देखती है, मनीष जी बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने देखा कि ये चीज जो है ये समझ में आ रहा है, तो वो उन्होंने जैसे संजय गांधी के समय हुआ था तत्वान गेट पे, वही करने लग गए। अतिक्रमण की बात पे और दंगाई सब उन्होंने हौच पौच मिला के कंफ्यूजन करके शिवराज जी को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि शिवराज जी एक चीज भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने जो भी हुआ 2002 उसके बाद में जब से वो प्रधानमंत्री बने हुए, देश पे उस तरीके के दंगे नहीं हुए। अमित शाह के भी राज्य में दंगे नहीं हुए, योगी आदित्यनाथ के भी बहुत सी जुल्म जाति के उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। और अगर शिवराज जी दंगे को नहीं संभाल पाए, ये जिस तरीके से अभी दंगे हुए हैं, ये मुझे लगता है कि उनके खिलाफ ये बात जाएगी। जी, आपने देखिए जिक्र किया, एक लंबी सूची है। खरगोन रामनवमी के जुलूस में डीजे पर बजे गानों को लेकर ऐतराज, उसके बाद उपद्रवियों का पथराव, आगजनी, हिंसा, घर जले। उसके पहले की अगर हम बात करें तो एक लंबी सूची है मालवा और निमाड़ की। खरगोन की बात हुई, उसके पहले एक वो चूड़ी वाला कांड हुआ, उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान हिंसा हुई, उसके पहले मंदसौर में हिंसा हुई, बेगम बाग की हिंसा है। तो उज्जैन में, इंदौर और मंदसौर में तो पिछले 1.5-2 साल में ही सांप्रदायिक हिंसा की छोटी बड़ी 12 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। और कानून व्यवस्था की बात है तो शिवराज सिंह चौहान सरकार की पुलिस फिर मुस्तैद होती तो ऐसी होती है कि पत्रकारों के कपड़े उतार के उनको थाने में खड़ा कर दिया जाता है और एसएचओ महामासूम बयान देते हैं कि ये लोग फांसी ना लगा लें इसलिए इनके कपड़े उतारे गए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बयान का संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश देना चाहिए कि ऐसा कानून बने कि थाने में लाते ही सबके कपड़े उतार दिए जाए ताकि कोई फांसी ना लगा ले। पर एक तकनीकी पेच आएगा कि मान लीजिए सब लोग फांसी पर ही उतारू हो गए और एक दूसरे की चड्डियां जोड़ के बना लिया, तब क्या करेंगे? तो ये स्थिति है। सौरभ जी, एक बात इसमें मैं छोटी सी कहना चाहूंगा। ये जो सीधी वाली घटना हुई जब पत्रकारों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तो मैंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछा कि भाई ये क्या आपके यहाँ कोई प्रोसीजर है कि कपड़े उतार दिए जाएं? तो बोले यदि किसी को कपड़े उतरवाने से बचना है तो बेस्ट तरीका ये है कि वो अंडरवेयर ना पहने, तो वो कभी नहीं उतरवाएगा ऐसे। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये तो स्थिति है। अब आप देखिए यहाँ कमाल। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी पहली टिप्पणी और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेंगे। तो नजर लग गई है मध्य प्रदेश को, बड़े सालों से बचा इसलिए रहा शायद कि नींबू और मिर्ची के दाम कम थे, नजर बट्टू महंगा हो गया। देखिए, बेसिक क्राइसिस जो है, जो राहुल ने कही और राशिद ने भी कही, देखिए प्रॉब्लम शिवराज सिंह चौहान के साथ ये आ गई है, यही नहीं है कि वो एम्बिशियस हैं। देखिए पिछली बार जब वो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने ग्राउंड खोया और उसके बाद जो तोड़फोड़ की राजनीति से सरकार बनी, वो सरकार पहले के मुकाबले जो शिवराज सिंह चौहान जीत के लाते थे, सरकार बनाते थे, वो शिवराज सिंह चौहान को जो सरकार मिली वो दिल्ली से मैन्युफैक्चर्ड जीत मिली, दिल्ली से मैन्युफैक्चर्ड सरकार मिली। और उसने शिवराज सिंह चौहान का कद जो है वो बहुत छोटा कर दिया। उसने पहली बार, हालांकि प्रेशर तो वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, तीन मुख्यमंत्री जो कि आगे बढ़ रहे थे, उन तीनों पे दिल्ली से दबाव था। लेकिन शिवराज सिंह वसुंधरा चुनाव हार गई, रमन सिंह हार गए, और इधर शिवराज ने क्या किया कि जो ताज उन्हें मिला, जो कि दिल्ली ने मैन्युफैक्चर करके उनको दिया था,
उन्होंने वो ले लिया। और वो छोटा कद जो है वो उनको इस बात का रोज याद दिलाता है कि इस बार मिल गया, शायद अगली बार नहीं मिलेगा। और उस पीरियड में जब शिवराज इनसिक्योर है, उस पीरियड में मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल टेम्पलेट है वो उत्तर प्रदेश से प्रेरित होकर के बदल गई है। वो वाजपेयी टाइम की टॉलरेंट मिडिल पाथ वाली नहीं है, या स्लाइटली राइट ऑफ द सेंटर, एक्सट्रीम राइट ऑफ द सेंटर नहीं है। उसमें शिवराज सिंह चौहान बेसिकली नए मुल्ला है। वो अजान ज्यादा दूर से देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जैसे अनएपोलोजेटिक हिंदू लीडर्स आ गए कि आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है झा साहब की, तो वहां पे सेट पे हमला हो जाता है। रिहाना का मामला होता है, उसमें नरोत्तम मिश्रा का कमेंट आ जाता है। नरोत्तम मिश्रा नई टेम्पलेट सेट कर रहे हैं। वो वही आवाज, वही सुर है जिस तरह के सुर आपको योगी आदित्यनाथ जैसे उत्तर प्रदेश की में जहां बीजेपी है वहां पे दिखाई देते हैं। उस बदले हुए पूरे इकोसिस्टम में शिवराज सिंह चौहान डेस्परेशन में अपने आप को नुवो हिंदू बना रहे हैं, स्ट्राइडेंट हिंदू। और वो क्या है कि मैं आखिरी उम्र में नई चीजें सीखना बहुत मुश्किल होता है सौरभ, और वो शायद शिवराज के लिए मुश्किल है। देखिए, जब पिछली बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तोड़फोड़ के बाद, उस समय पे भी नरोत्तम मिश्रा ने काफी हाथ पैर मारे थे, और उनके हाथ पैर मारने से नहीं बात, दिल्ली ने भी उनको काफी प्रेशर दिया था। दिल्ली ने सिग्नल किया था कि वो उनके काफी समीप है। इसी बीच में आपको याद होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी उससे पहले नाम चला था कि शिवराज जी को हटा करके उनको बिठा दिया जाएगा। तो कहा यह जाए कि कहीं ना कहीं शिवराज जी के नीचे थोड़ी सी आग जरूर सुलगा दी गई थी, और वो आग अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उसमें शिवराज सिंह चौहान जो डिसीजन ले रहे हैं वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ले रहे, एज ए पॉलिटिकल सर्वाइवर ले रहे हैं, और उस कारण से एक एक्सट्रीम पे जा रहा है। दूसरा, हाल ही में अब यहाँ म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं, और उसमें ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है। ये जो मालवा निमाड़ का जो इलाका है, ये अगर आप 2013 का चुनाव देखें तो 66 में से 56 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2018 आते आते ये बीजेपी कांग्रेस से 28 सीटें इस इलाके में हार गई थी। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि पॉलिटिकल टेम्पलेट बदलिए, ये जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है उससे चुनाव अगला नहीं जीता जाएगा, और उस चेंजिंग पॉलिटिकल टेम्पलेट में शिवराज सिंह चौहान जी को मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूंगा, ये तमाम जगह पे जो ये चीजें हो रही हैं, जो इस फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरह हमने कई राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में धीरे धीरे फ्रिंज जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है। और फ्रिंज मेन स्ट्रीम होने में जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के अंदर ये फीलिंग डाली जा रही है, और मेजॉरिटी एक्सेप्ट भी करे कि उसके कल्चरल एलिमेंट में पॉलिटिकल एलिमेंट घुस रहा है कि उनके धर्म खतरे में है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी का जो एलिनेशन है, आप कानून बना रहे हैं लव जिहाद पे, जैसे राहुल ने कहा, आप कानून बना रहे हैं प्रॉपर्टी डैमेज का कानून बना रहे हैं, और उसमें हमको पता है लोगों को कि किसके लिए बन रहा है ये। इस सब को देखते हुए मुस्लिम्स में और माइनॉरिटी में एक सेंस ऑफ एलिनेशन है। ये एलिनेशन एक सोशल एलिनेशन है, उसके अलावा दे आर स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक एलिनेशन, इकोनॉमिकली वीकर है, और ये सब मिलकर के एक सोशल परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं, जिसके कारण से पॉलिटिकल पार्टीज इन एलिमेंट्स पे फीस्ट कर सकती हैं और ऐसे माहौल क्रिएट कर सकती हैं। जी शुक्रिया राहुल जी। मैं अब थोड़ा सा पॉइंटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। नरोत्तम मिश्र पर चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूं कि हमारे पैनलिस्ट बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा करें। कुछ राज्यों में खबर यह बनती है कि संगठन मंत्री तो मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया वो मुख्यमंत्री के हम कदम चलते हैं, पर वो उन कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश नहीं है। इधर 2-3 बरस से थोड़ी चर्चा तेज हुई है, हाल के 1 बरस में और भी ज्यादा, कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या है सत्य, मनीष जी? देखिए, इसमें जो इवेंट्स होते हैं सौरभ, उन पे अगर नजर डालें, कई बार तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन हो रहा है किसी मुद्दे पर। मान लीजिए शिवराज सिंह जी कोई प्रोग्राम करते हैं तो शाम आते आते उसी मुद्दे पर उसको थोड़ा
चेंज करके वीडी शर्मा करते हैं, वाइस वर्सा। अगर वीडी शर्मा कर रहे हैं तो शिवराज जी भी ऐसा ही करते हैं। ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और पॉलिटिक्स में जैसा राहुल ने पहले बोला था कि जो भी आया है उसको टॉप पे जाना है। मगर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में सौरभ, ये बता दूं मैं आपको कि जिस तरह की बीजेपी अब हो गई है, या जिस तरह की बीजेपी की लीडरशिप है, मैं नेशनल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि जो एग्जिस्टिंग जिनको भी हम घोड़े मान रहे हैं अगले 2023 के, उन घोड़ों पे दाव नहीं लगाया जाएगा। ये सरप्राइज इस बार मध्य प्रदेश पे आएगा। ऐसा नाम आपके सामने आएगा मध्य प्रदेश में सौरभ, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं करी है। तो चाहे वो नरोत्तम जी हों, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे वो वीडी शर्मा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि इन पे दाव फिर से लगाया जाएगा। सिंधिया जी जरूर कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक वो चेहरा है, यूथ अपील है, अच्छे वक्ता हैं, और हो सकता है जब उनकी ये एंट्री हुई हो तो उसमें एक क्लॉज ये भी रहा हो कि साहब 23 में जो है चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाए। तो शायद इसलिए शिवराज जी ने अपना गियर चेंज करके नए अवतार में आ गए हैं। मगर जो मुझको फीडबैक है अभी, मतलब इट्स टू अर्ली टू स्पेल द बीन, मगर ये फैक्ट है कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉट है सौरभ, उसमें से आप सरप्राइजिंग एक नाम आएगा, ये नहीं रहेंगे कहीं। और सब अभी देखिए नेतागिरी में है, क्योंकि सबको, हर आदमी को लग रहा है कि अब ये जो छींका है ये मेरे भागते ही टूटेगा। तो सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिसकी जितनी हिम्मत है, जितनी जिसकी शक्ति है, उस हिसाब से वो छींके को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। भाई शिवराज जी के साथ ये है कि भाई 17-18 साल के हो गए हैं, तो एक वर्ग है भाजपा के अंदर जिनको लगता है कि किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और जहां तक संगठन और उसकी बात है, तो ये सच है कि जो कोऑर्डिनेशन, जो सामंजस्य पहले हुआ करता था सत्ता और संगठन के बीच में, उसमें अब वो जिसको बोलते हैं वो मिठास तो नजर नहीं आती। प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थक आपकी व्याख्या सुन के खूब मुस्कुराएंगे मनीष जी। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं सौरभ जी कि जो भी जिनको हम मानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जितने नाम हैं उस नाम में से कोई नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अरे बाप रे भैया, ये प्रोड्यूसर महोदय ये क्लिप संभाल के रखें, ये बात भी काम आएगी। बिल्कुल 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 जी। राहुल जी, क्या है बीडी शर्मा की पॉलिटिक्स? देखिए, बीडी शर्मा जी एक एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स को लीड करने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा राहुल जी अगर थोड़ा इनकी बैकग्राउंड भी बता सकें, क्योंकि जो नॉन एमपी दर्शक हैं उनको थोड़ा जानकारी मिले, खजुराहो के सांसद हैं, किस पृष्ठभूमि से आए, वो सब चीजें। जी, मुरैना के रहने वाले हैं और आरएसएस पृष्ठभूमि से बीजेपी में आए हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो एक ऑपोजिशन मानसिकता वाले ही लीडर हैं। एजुटेशनल पॉलिटिक्स में बहुत विश्वास करते हैं। शिवराज जी जब पहले मुख्यमंत्री थे और ये सरकार को ही कई बार क्वेश्चन कर डालते थे। अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। शिवराज जी का जो तालमेल कुछ पुराने प्रदेश अध्यक्षों से रहा है, बहुत ही अच्छे किस्म का, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उनके 2 चुनावों के साथी, मतलब वो ड्रीम टीम थी उन दोनों की, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच, वैसा नहीं है। उसके बाद प्रभात जी आए, उनसे भी उतना मेरे ख्याल से उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी। फिर हमारे जबलपुर सांसद राकेश सिंह जी थे जी, वो कहानी नहीं थी। नंदू भैया थे, वो तो फिर भी थोड़ी ठीक थी सिचुएशन। नंदू भैया लेट नंदू भैया नहीं रहे। और अब जो है, ये तो एकदम ही माना जाता था कि दूसरे खेमे से कोई व्यक्ति आ गया उनके सामने। पर भारतीय जनता पार्टी में देखिए हमेशा एक डिसिप्लिन होता है। ये स्थिति कांग्रेस में होती तो अभी तक क्या का क्या हो गया होता है। लेकिन जो पार्टी के अध्यक्ष को ड्यू डिफरेंस रिस्पेक्ट देनी है, उतना सत्ता की तरफ से दिया जा रहा है। वो भी अपने पैरेलल दौरे कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं प्रदेश भर में। होली के दिन दोनों ने जर्नलिस्ट के लिए पार्टी रख ली और फिर बाद में बोले कि अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था कि आपके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ, आप मेरे यहाँ आ जाइए। तो थोड़ा सा एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो क्लियरली दिख रहा है। और मनीष जी ने कहा कि अभी तक जो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे व्यक्ति को बना देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, तो बिल्कुल सही बात है। बट मेरे ख्याल से मेहनत जो अभी की जा रही है,
वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं की जा रही है, इसके रिवॉर्ड्स दूसरे भी हैं। इसके रिवॉर्ड्स केंद्र में मंत्री पद हो सकता है, इसके रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट स्टेट के जनरल सेक्रेटरी का हो सकता है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसलिए मेहनत की जा रही है। और उनकी एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो शिवराज जी की बिल्कुल नहीं थी। तो अगेन हम उसी चीज पे आ जाइए, देखिए शिवराज जी क्यों अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि सब तरफ से जो कंपटीशन है वो दूसरे किस्म का है। अब उनको भी मजबूरी में वैसा कुछ बनने की कोशिश करना पड़ रहा है। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये आगे की बात है। अच्छा राशिद साहब, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात हो रही तो मुझे एक पुराने दावेदार ध्यान आ गए, कैलाश विजयवर्गीय। उनकी सक्रियता क्या है आजकल? जी, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और उनको पूरी उम्मीद है कि अमित शाह जी जब भी मौका आएगा उनको देंगे। देखिए, भाजपा एक अपना जो सेंट्रल लीडरशिप है, एक तरीके का समझिए आप, वो कठपुतली का खेल होता है वहां पर। अगर उनको राज्य में एक पकड़ मिल जाए तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। आप देखें कि गुजरात में क्या हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, उससे आप जो मनीष दीक्षित जो बात कह रहे हैं उसको आप मिलेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। जितने जो सेकंड टाइम जो जितने भी मंत्री थे सबको साफ कर दिया, उसके बावजूद वहां सरकार बन गई और अब फिर गुजरात का चुनाव होने वाला है और भाजपा को उम्मीद है कि वो भी चुनाव जीत जाएगी। आप उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार जाता है और भाजपा जीत जाती है और उसका प्रदर्शन जब से वो राज्य बना सबसे बेहतर रहा। तो आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये मानने लगा है और उसको इस बारे में पूरा विश्वास है कि कोई भी हो, मुख्यमंत्री इज इमटेरियल, वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, असेंबली में भी लोकसभा में भी। जिस दिन इस चीज के ऊपर थोड़ा मध्य प्रदेश में, क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं है या पिछड़े हैं, आदिवासी है, कांग्रेस भी यहाँ बड़ी मजबूत है, तो ये तमाम चीजें अभी वो उस आकलन में नहीं पहुंचे हैं कि जिसको चाहे जिता दे और बना दे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि शिवराज जी जो एक राजनीतिक रूप से मेरे विचार में, निजी विचार में, एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर वो बनना नहीं चाहते, उम्र नहीं हुई है, संगठन में उनका स्थान नहीं है क्योंकि जेपी नड्डा के नीचे उनको काम करने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। तो वो सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं और जिस समय भाजपा का ये आकलन हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि दिसंबर 2023 से पहले होगा, कि भाजपा की अब इस स्थिति में आ गई है कि जिसको चाहे बना दे, और तब वो मनीष जी की जो भविष्यवाणी है वो आपको सही नजर आएगी। राहुल श्रीवास्तव जी, मैं इस सवाल को थोड़ा आगे और एक नेशनल कंटेक्स्ट में पेश करना चाहता हूं। एक समय कांग्रेस के सामने ये समस्या होती थी कि बहुत सारे मुख्यमंत्री और बहुत सारे फिर पूर्व मुख्यमंत्री, और उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अक्सर, अगर चूंकि लगातार एक 77 से 79 का दौर छोड़ दें सरकार रही, तो केंद्र में किसी तरह से समायोजित किया जाता था। एनडी तिवारी को हटा के वीर बहादुर को बनाया तो एनडी तिवारी मंत्री हो गए, वीपी सिंह की जगह श्रीपद तिवारी को बनाया तो वीपी सिंह हो गए। एक ये क्रम चलता रहता था। कमलापत त्रिपाठी हटे तो कमलापत त्रिपाठी दिल्ली में आ गए। ये मैं यूपी के कुछ उदाहरण दे रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी भी उस समस्या से दो चार हो रही है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ क्या करें? लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोवा में सीएम रहे थे पर्रिकर के बाद, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए। वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय हैं, संगठन से अलग सक्रिय हैं, करौली हिंसा में भी गई, है ना। और कई लोगों ने कहा कि चीज़ें अब ठीक हो गई हैं, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ समेत सब लोगों के शपथ ग्रहण में भी नजर आई, लेकिन राज्य के स्तर पर वो ठीक होना दिखता नहीं है। रमन सिंह राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, बेटे का 2019 में टिकट कट गया था। शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी ये चर्चा हो ही रही थी कि अगर उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो कहाँ समायोजित किया जाएगा, और हर बार की तरह वो 2014 के दौर की सुगबुगाहट भी याद आ जाती है कि साहब तब मोदी जी चाहते थे कि शिवराज जी केंद्र में आए और एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पद संभाले, लेकिन तब शिवराज जी ने आए, बात सुनी और वापस जब भोपाल गए तो फिर वहाँ से विधायकों के और सबके बयान आने लगे और उस वक्त के लिए उन्होंने अपना ताज बचा लिया। कैसे डील करेगी बीजेपी इस समस्या से? और एक ब्रॉड पॉलिटिकल टर्म में बात करें तो कैसे एकोमोडेट किया जा सकता है इस तरह के नेताओं को? हिस्ट्री के सबक क्या हैं हमारे सामने? देखिए सौरभ, अगर आप देश की हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस की हिस्ट्री देखें तो आप बगावत करके वीपी सिंह हो सकते हैं, आप बगावत करके टीआरएस, आप बगावत करके वाईएसआरसीपी बना सकते हैं, ममता बनर्जी बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी में दिग्गज से दिग्गज कोई निकला नेता, आप किसी का एक नाम बताइए जिसने संगठन से कदम बाहर रखा या बगावत करी और कहीं उसके नाम का बड़ा पेड़ लग गया हो। कल्याण सिंह बगावत किए, वापस आए, उमा भारती ने बगावत करी, यही मध्य प्रदेश से, और वापस आई, बीजेपी के टर्म से वापस आई।
LK आडवाणी RSS के पोस्टर बॉय के वो जिन्ना पे एक बयान दे देते हैं और उसके बाद से वो कंप्लीट पॉलिटिकल हाशिए पे ही जाते रहे हैं। संगठन की जो स्ट्रेंथ है बीजेपी की, शायद वही एक एलिमेंट है जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप बीजेपी का पॉलिटिकल देशव्यापी लैंडस्केप देखें तो पूरे देश में जिसे कहते हैं ना कि सारे घर के बदल डालूंगा, बीजेपी वर्चुअली पूरे सभी राज्यों में अपनी लीडरशिप को एक तरह से बदल चुकी है। कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे पावरफुल आदमी बदल चुके, जिसके कारण बीजेपी पावर में आई। आखिरी जो बचे हैं अगर आप देखेंगे लैंडस्केप में पूरे देश में, तो शिवराज सिंह चौहान बचे। और ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेटर है कि बीजेपी के पास ये प्रॉब्लम है कि पुराने मुख्यमंत्रियों का क्या किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी पुराने, उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। आप अगर देखें तो वहां भी क्राइसिस होनी चाहिए, लेकिन आप 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। यानी मैं आज ही मेरे को जख्म लगा, मैं अगले दिन भी उफ नहीं करता हूं। तो ये एक बीजेपी के लिए थोड़ा बेनिफिट है। उसी में आप देखिए कि जहां नए नेता खड़े हो रहे हैं पूरे देश में, एक क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश को लेकर के 3 बाकी दिग्गज जो है मध्य प्रदेश से वो बताएंगे कि आफ्टर शिवराज सिंह हु ये एलिमेंट अभी सेटल नहीं हुआ है, और ये एलिमेंट अब बहुत बहुत क्लियरली खड़ा हो गया है सामने कि जिस तरह की नई पॉलिटिकल ड्राइव आई है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह के लोगों ने पॉलिटिकल टेम्पलेट को बिल्ड करना शुरू किया है। आप वीडी शर्मा को ही देखिए, वीडी शर्मा साहब का जैसे ही ये दंगे होते हैं उसके बाद बयान आता है कि इसके पीछे पीएफआई रिस्पॉन्सिबल है, जबकि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमको कोई अंदेशा नहीं है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। लेकिन वीडी शर्मा ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस पे जारी कर दिया था। तो पॉलिटिकल ये जो एग्रेशन आ रहा है, इसमें ये क्लियर है कि पूरे देश में जो बीजेपी ने किया है वो मध्य प्रदेश अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। टू आंसर द क्वेश्चन कि आफ्टर शिवराज सिंह चौहान हु, क्या उसके बाद बीजेपी को क्राइसिस होगी कि अगर शिवराज सिंह चौहान से? मैं नहीं समझता कि बीजेपी के लिए कोई क्राइसिस का मामला है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान इस बार आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है जो आपने कहा ना कि रंग बदलने की कोशिश हो रही है, जो हमारा डिस्कोर्स है। जिस दिन ये आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और एक फंक्शन हुआ, उसके बाहर निकल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। और मुझे याद है कि उसके ठीक 1.5-2 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने यही डायलॉग रिपीट किया था कि टाइगर अभी जिंदा है, जिसका आशय यह था कि मैं। तो क्या है कि वो उनके सर्वाइवल की आ गई, और ये अब एक 2023 का मामला है, वहां तक खींचना है। ये पॉलिटिकल टसल चलेगी बीजेपी में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आफ्टर शिवराज सिंह चौहान हु इन बीजेपी इन मध्य प्रदेश, बीजेपी अब आगे उस रास्ते की तरफ चल पड़ी। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम में बतौर मंत्री और बतौर नेता। राहुल जी देखिए सौरभ, एक परेशानी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि अभी वो नए, बीजेपी अभी फूंक फूंक करके कदम रखेगी। एक तो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो थोड़ी उनके लिए मुश्किल का सबब है। बीजेपी अगर गरीब गुरबा और जिस डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स इस समय पे कर रही है, उसमें उनके लिए मुश्किल होगा बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जस्टिफाई करना। दूसरा, उनका बीजेपी और आरएसएस का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना होना एक उनके लिए नेगेटिव है। और उसके अलावा मुझे जो इंडिकेशन जिस तरह से उनको मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से बाहर लाया गया, और चाहे उनके पास आज सरकारी हवाई जहाज ना हो उड़ाने के लिए, सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया, वो इशारा करता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पे कहते हैं हिंदी और हिंदुत्व का एक तरह से महाराष्ट्र के साथ सटे होने के कारण चित्पावन ब्राह्मण्स का आरएसएस का इन्फ्लुएंस बहुत भारी था, वहां बीजेपी एक एक्स कांग्रेस मैन को 2 साल पहले जो कांग्रेस में आया है उसको दांव मैदान में उतारेगी, ये थोड़ा मुश्किल है।